वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लास। हम आपके लिए लेके आ गए हैं यहाँ पे आपका मैराथन सेशन। ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, उस एग्जाम से इस टॉपिक का बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है। These are the MIT from January 2024 to September 2024. Hello my dear students, welcome to this amazing platform of PW CLAT. हम आपके लिए लेके आ गए हैं यहाँ पे आपका मैराथन सेशन, और ये जो मैराथन सेशन है इसको हमने 2 पार्ट में कंप्राइज आउट किया है। ये जो आज का जो मैं सेशन ले रही हूँ, उस सेशन में हम लोग जनवरी 2024 टू सितंबर 2024 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसका यहाँ पे पार्ट 1 का कवरेज किया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगेगा, और ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, क्लैट का एग्जाम, उस एग्जाम से इस टॉपिक का बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे तो आपको खुद पे खुद भी रियलाइज होगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विथ मी इन टुडेज सेशन, एंड नाउ लेट्स जंप टू आवर टॉपिक। सो the first topic here which we are going to see is in regard with Uttarakhand and Uniform Civil Code, है ना। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बेसिकली किससे डील आउट कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बेसिकली हमारा आपके रिलीजियस लॉ से डील कर रहा है, जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उससे हमारा डील कर रहा है। सरकार में अभी बात चल ही रही थी कि यूसीसी को पास किया जाए कि नहीं किया जाए। उतने में एक न्यूज आती है जिस न्यूज में ये बताया गया कि उत्तराखंड जो स्टेट है वो हमारा पहला स्टेट बना है जिसने अपने यहाँ पे यूसीसी को लागू किया। तो अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर वी स्टडी हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूसीसी का हमारा लॉ है वो बेसिकली हमारा डील करता है किसमें? पर्सनल लॉ में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल लॉ, तो पर्सनल लॉ मतलब क्या? जैसे हमारा हिंदू लॉ हो गया, है ना, मुस्लिम लॉ हो गया, ठीक है, पारसी लॉ हो गया, क्रिश्चियन लॉ हो गया, ठीक है, ये सारे लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल लॉज बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट पढ़ते हैं, या हम लोग आपका भारतीय न्याय संहिता पढ़ोगे, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी हमारी यूनिफॉर्म लॉ है। मतलब अगर किसी बंदे ने आपका कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट को जो गाइडलाइंस था, अगर वो गाइडलाइंस आपकी फुलफिल नहीं हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ दैट पर्सन बिलोंग्स टू, उस पे वही सेक्शन अप्लाई किया जाएगा जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका प्रोविजंस को स्टेट डाउन करते हैं, और उस पर्सन को उसी हिसाब से चार्ज भी किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी, जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट द रिलीजियस लॉ और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पर्सनल लॉज, तो हिंदू लॉज जो है वो बस हिंदुओं के ऊपर अप्लाई करता है। जो भी पर्सन आपके हिंदू कैटेगरी के अंदर फॉल डाउन करते हैं उसके ऊपर आपका जो यूसीसी है हिंदू लॉ वो आपका अप्लाई करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम लॉ जो है वो बस उन्हीं पे अप्लाई करता है जो आपका इस्लाम को फॉलो करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिश्चियन लॉ, तो क्रिश्चियन लॉ जो है ये क्या बोलते हैं, उन्हीं गुटों पे, उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई करता है जो लोग आपके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट लॉज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक एज अ कंफ्यूजन का काम करते हैं कि ये तो उसी को कॉम्बैक आउट करने के लिए, उसी चीज को आपका काउंटर करने के लिए क्या आया? हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो हमारे सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। एंड अभी जो न्यूज थी वो ये थी कि उत्तराखंड ने अपने क्या बोलते हैं स्टेट में यूसीसी को लागू कर दिया है। तो लेट्स स्टडी अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं अबाउट यूसीसी कि यूसीसी जो है वो बेसिकली हमारा होता क्या है। देखो, यूसीसी जो है वो हमारे आर्टिकल 44 जो कि हमारा डीपीएसपी है उसमें दिया गया है, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारी बात की गई है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है यूसीसी का? तो ऑब्जेक्टिव है फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया। मतलब जितने भी हमारे रिलीजियस लॉ है ना, उन सबको कंबाइन करके एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया जाए, जो लॉ सारे रिलीजन के लोगों पे आपका क्या हो? एप्लीकेबल हो। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है यूसीसी का, ठीक है। और इसमें क्या है बेसिकली, और क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वो आपका सारे रिलीजियस कम्युनिटी में सेम हो जाए। अब फैमिली लॉ जो है या पर्सनल लॉ जो है वो बेसिकली किस पे बात करता है?
वो आपका शादियों को लेके बातें वहाँ पे होती हैं कि शादी कैसे होती है एक पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के अंदर, है ना? आपका वहाँ पे बात होता है कि डिवोर्स कैसे होता है, इनहेरिटेंस कैसे होता है, आपका क्या बोलते हैं कि आपका अडॉप्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस की जाती हैं पर्सनल लॉ के अंदर। तो यहाँ पे ये बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है यूसीसी का कि भैया सारे रिलीजन के लिए एक ही लॉ को फ्रेम कर दो और सारे जो लॉज हैं जो कि हमारा डील करते हैं मैरिजेस के से, डिवोर्स से, इनहेरिटेंस से, अडॉप्शन से, ये सारे लॉज जो हैं वो क्या हो जाएं, वो सारे रिलीजन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ जो है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये दोनों ही हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं। अगेन मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा, अगर मान लो कि हमारा, इफ वी टॉक अबाउट हमारा क्रिमिनल लॉ, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे आईपीसी के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 1860, या हम लोग बात करते हैं आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जो कि अगेन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, या फिर हम लोग बात करते हैं टॉर्ट्स की, अगेन आपने ये भी पढ़ा है, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आपका ये क्या बोलते हैं आईपीआर की, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है अपने कोर्स के टाइम पे, है ना? क्या इन सब में आपने कहीं भी ये पढ़ा है कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? द आंसर इज नो। यहाँ पे बस आपको सिंपल सा ये बोला गया है कि अगर किसी बंदे ने हमारे आईपीसी के सेक्शन को फुलफिल किया, जैसे सेक्शन 300 है, अगर उसको फुलफिल किया तो क्या होगा, उसको सेक्शन 302 के तहत उसको पनिशमेंट की जो ये जो उसको पनिशमेंट है वो सुनाई जाएगी। सेक्शन 300 क्या है आईपीसी का? मर्डर है। सेक्शन 302 में क्या है? उसका पनिशमेंट है ना? तो उसके अंदर अब यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। सेम फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेम फॉर टॉर्ट्स में क्या आपने ये पढ़ा है कि नेग्लिजेंस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो अगेन, है ना? तो मैं आपको यहाँ पे वही समझा रही हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं ये सारी मेरी यूनिफॉर्म लॉ है। मतलब क्या है कि ये आपका क्या बोलते हैं, रिलीजन देके डिफर आउट नहीं करती, इसीलिए क्रिमिनल लॉ प्लस सिविल लॉ, ठीक है, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, दोनों मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन सिविल लॉ के अंदर जो हमारे कैटेगरी आता है पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ जो है वो अभी तक हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट आपका जो लॉ है उसको अप्लाई किया जाता है। सो आई होप आई एम क्लियर विथ दिस पॉइंट एज वेल गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ओनली पर्सनल लॉ जो है वो हमारा यूसीसी में कवर ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट गोवा। देखो गोवा जो है वो इंडिया में अभी तक का इकलौता स्टेट है जहां पे आपका क्या अप्लाई हो रहा था, पोर्टुगल सिविल कोड ऑफ 1867। याद रखना क्या, पोर्टुगल सिविल कोड ऑफ 1867। पोर्टुगल सिविल कोड ऑफ 1867 जो है वो खुद में ही हमारा यूनिफॉर्म लॉ है। वहां पे आपका धर्मनिरपेक्ष जो है कानून बनाया गया है जो कि सारे के सारे रिलीजन पे आपका गोवा में अप्लाई करता है कि इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये जो क्या बोलते हैं पोर्टुगल सिविल कोड है उसमें हमारा प्री नप्चुअल अग्रीमेंट जो है वो भी हमारा वैलिडेटेड है। आप पूछोगे मैम प्री नप्चुअल अग्रीमेंट क्या होता है या प्री नप्चुअल डिवोर्स अग्रीमेंट क्या होता है? देखो ऐसे जनरली क्या होता है कि जो आपके लोग हैं वो शादी करते हैं, पहले दो एक जो कपल है वो पहले वो खुद में शादी करते हैं, उसके बाद उनमें कुछ भेदभाव आया तो वो क्या करते हैं, वो जाके आपका डिवोर्स को फाइल कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है, शादी के बाद जी डिवोर्स का अग्रीमेंट बन रहा है। बट प्री नप्चुअल अग्रीमेंट में क्या होता है, प्री नप्चुअल डिवोर्स अग्रीमेंट की शादी अभी तक हुई नहीं है लेकिन शादी के आपने टर्म्स एंड कंडीशन को पहले ही डिफाइन आउट कर लिया है कि अगर जाके कल को डिवोर्स होता है तो ये जो डिवोर्स है ये हमारा इन ग्राउंड्स पे होगा, इतना हम एलिमनी देंगे, इतना हमारा। तो ये शादी के पहले ही जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो अपने में कंडीशन फिक्स ऑन कर लेते हैं कि जस्ट इन केस कल को जाके अगर डिवोर्स होता है तो उस केस में ये जो प्री नप्चुअल अग्रीमेंट जो शादी के पहले बनाया गया था यही सारी कंडीशंस को उस टाइम फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा प्री नप्चुअल अग्रीमेंट है ये मेरा अलाउड है हमारा पोर्टुगल सिविल कोड ऑफ 1867 के अंदर, ठीक है। और क्या है,
अब हाँ देखो, मैरिज जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है ना? ये चीज़ आपने पढ़ी होगी अपने मैरिज के क्लास में, जो हमारा पर्सनल लॉ था। मैंने ही पढ़ाया, तो मैंने भी आपको यहीं पे वहाँ पे यही पढ़ाया है कि जो मेरा मैरिज होता है, वो बेसिकली मेरा क्या है, मैरिज जो है वो मेरा एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ऑफर होता है, यहाँ भी एक्सेप्टेंस होता है, यहाँ भी कंसिडरेशन है और यहाँ भी हमारा ईबीएल, क्योंकि मैरिज हमारा कानूनी भी होता है, दैट इज़ ईबीएल। मैरिज हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होता है। तो मैरिज जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और सिंस क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो भैया दोनों पार्टी की सहमति होना ज़रूरी है। मतलब क्या है कि जब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था कि एक फ्री कंसेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में, लाइक एक फ्री कंसेंट होना चाहिए मेरा ऑफरर एंड ऑफरी के बीच में, यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी आपकी सेम बात बोली गई है कि मैरिज जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे हमें कंसेंट ऑफ द दोनों पार्टी की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या था कि जो मैरिड कपल होंगे अंडर दी पोर्टुगल सिविल कोड ऑफ 1867, यहाँ पे ये है कि जो आपके मैरिड कपल होंगे वो जो प्रॉपर्टी होगा वो उसको कैसे शेयर करेंगे, आपका इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मुस्लिम मैन जो है, अगर वो आपका क्या बोलते हैं, मैरिड अंडर द स्टेट कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगमी। यहाँ पे ये है कि अगर कोई मुस्लिम मैन की शादी होती है हमारे क्या बोलते हैं पोर्टुगल सिविल कोड ऑफ 1867 के अंदर, तो उस मुस्लिम पर्सन को आपका पॉलीगमी, लाइक फॉर एग्जांपल मोर देन वन वाइफ, ही कैन नॉट कीप, ठीक है, इफ ही इज गेटिंग मैरिड अंडर द स्टेट। सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आ जाओ की हाईलाइट्स ऑफ उत्तराखंड ऑफ यूसीसी ड्राफ्ट, ठीक है। अब बेसिकली ये जो ड्राफ्ट है इसने फोकस किस पे किया है, इसने आपका फोकस किया है जेंडर इक्वालिटी पे, स्पेशली इन द मैटर ऑफ पर्टेनिंग द इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है कि वाइफ को थोड़ा कम प्रॉपर्टी दिया गया, हस्बैंड को ज्यादा मिल गया, या फिर समझ रहे हो वैसा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे आपका जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे आपका मैटर जो है इनहेरिटेंस को लेके भी आपका डाला गया है, ठीक है। एम टू रिप्लेस द पर्सनल लॉ ऑफ ऑल द रिलीजन, ठीक है, कि जितने भी सारे रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन रिलीजन से जितने भी आपके पर्सनल कानून है। व्हाट इज पर्सनल कानून? बेसिकली पर्सनल कानून मेरा होता है कि उनकी, जैसे कि हिंदूज के लिए हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो गया। तो ये सारे पर्सनल लॉज जो हैं उनको हटाना, ये हमारा क्या बोलते हैं की एस्पेक्ट है, की ऑब्जेक्टिव है ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो की एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोजल क्या क्या था, क्या क्या हटाना है? तो प्रोहिबिशन ऑफ ये पॉलीगेमी की बात की गई थी, कि मतलब क्या है कि कोई भी एक इंसान जो आपका एक हस्बैंड है वो मोर देन वन मैरिज ना करे, उसके लिए यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी की बात की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला की यहाँ पे बात की गई थी कि हलाला को भी हमें क्या करना है, हलाला को भी हमें आपका हटाना है। तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला? डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला इज जनरली फॉलोड अप by the Muslim women after their divorce if they want to remarry their husband, or if their husband wants to remarry them, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला। फिर थर्ड क्या है हमारा, इद्दत। इद्दत पीरियड क्या होता है, अगर मानो किसी भी आपके क्या बोलते हैं मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, या उनका डिवोर्स हो गया होता है मुस्लिम वुमेन का, तो उनका एक इद्दत पीरियड होता है, मतलब कि आफ्टर दे ब्रेक देयर बॉन्ड्स फ्रॉम देयर हस्बैंड, ईदर बाय डेथ और बाय आपका डिवोर्स, ठीक है। तो उसके बाद ना कुछ टाइम के लिए एक मुस्लिम वुमेन को आपका ऑब्जर्वेशन फेज में डाला जाता है। उस ऑब्जर्वेशन फेज में एक जो मुस्लिम वुमेन है वो कोई भी कोहैबिटेशन नहीं कर सकती है। कोहैबिटेशन रेफर्स टू सेक्सुअल एक्ट, या फिर वो उसी दौरान, इद्दत के दौरान में वो कोई दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। ये ऑब्जर्वेशन पीरियड रखा जाता है जस्ट टू सी कि कहीं वो लेडी जो है कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है। और अगर मानो कि इद्दत के ड्यूरेशन में ईदर ऑफ द डिवोर्स्ड वुमेन और ऑफ द ये क्या बोलते हैं आपका विडो वुमेन, अगर मानो पता चलता है कि दैट लेडी शी इज प्रेग्नेंट, तो उनका इद्दत जो है वो आपका कंटिन्यू होता है कब तक, टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो इद्दत बेसिकली क्या बोलता है, इद्दत के टाइम पे कोई भी एक जो मुस्लिम वुमेन है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, और वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, और ना ही वो अपने आप को किसी भी कोहैबिटेशन ये क्या बोलते हैं में इंडल्ज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल तलाक है ना, कि
क्या बोलते हैं कि आपने तलाक 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 3 बार बोल दिया एंड आपका डिवोर्स हो गया, तो कोई लीगल प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो तो नहीं हुआ। इस चीज़ की आपके रिप्लेसमेंट की बात की गई है। फिर चाइल्ड मैरिज की रिप्लेसमेंट की बात की गई है कि जो आपके जो बच्चे की शादी हो रही है। फिर यूनिफॉर्म एज फॉर गर्ल्स ऑफ मैरिज, मतलब सारी लड़कियों के लिए एक यूनिफॉर्म एज हो, ये भी आपका एक एस्पेक्ट है हमारे यूसीसी का, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसके बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन कपल, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमने बहुत सारे वारदात अभी देखे हैं जहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं लिव इन कपल जो हैं, उनके जो दूसरे पार्टनर हैं वो फ्रिज के अंदर पाए गए हैं, या फिर बहुत ज्यादा ब्रूटल डेथ्स एंड मर्डर का हमने स्टोरी सुना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो हमारा यूसीसी आया है, यूसीसी ने साफ साफ बोला है, क्या बोला है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हमारे लिव इन रिलेशन कपल्स को, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग ये फर्दर, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात की गई है वो ये की गई है कि इक्वल प्रॉपर्टी शेयर होना चाहिए मुस्लिम वुमेन को, विच इज ये विच वाज, अब ये क्या बोलते हैं इक्वल, जैसे कि जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी का 50% जो है वो हमारे उनकी वाइफ को जाना चाहिए, और 50% जो वो हस्बैंड के पास रहे। पहले इनिशियल क्या था, जो इनका पर्सनल लॉ है उनमें 25% का हमारा क्या बोलते हैं आपका इनहेरिटेंस, ये क्या बोलते हैं शेयर जो है वो आपका दिया हुआ है मुस्लिम वुमेन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एससी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बिल, ठीक है। टोटल ट्राइबल एरिया, अब यहाँ पे कौन कौन से जो लोग हैं वो हमारे इस बिल से, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारा किन पे अप्लाई नहीं करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा स्केड्यूल ट्राइब्स एरिया है, ठीक है। ST whenever we are talking guys, always remember we are talking about इसका मतलब है स्केड्यूल ट्राइब, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्केड्यूल ट्राइब। तो स्केड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो हमारे एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम दिस बिल, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो जनरली हमारा 3% है, एंड हमें पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी वेरियस आर्टिकल के अंदर ट्राइबल लोगों को हम सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है, स्पेशली राइट टू मूवमेंट में, जब मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 19 के अंदर, ये राइट टू रेसिडेंस, हमें इनके एरिया में वहां पे वी कांट गो एंड वी कांट प्रैक्टिस दिस फंडामेंटल राइट ऑफ आर्स। सो आई होप आई एम क्लियर विथ दिस सिचुएशन गाइस, ठीक है। और अब यूसीसी की हिस्ट्री क्या रह चुकी है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूसीसी जो है वो आपका ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, हमारा यूनिफॉर्म सिविल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लेक्स लॉसी रिपोर्ट ऑफ 1860, ठीक है, 1840, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इट कोडिफाइड क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म, ठीक है। अब जब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो हमारा किया गया था अंडर लेक्स लोसी रिपोर्ट ऑफ 1840। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ये अंदर हमने क्या किया, हमने आपका सिविल लॉ को हमने क्या किया, यूनिफॉर्म किया, हमने क्रिमिनल लॉ को यूनिफॉर्म बनाया, हमने लॉ ऑफ एविडेंस को हमने यूनिफॉर्म बनाया, लेकिन हमने पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म लॉ नहीं बनाया। हमने अलाउ किया उस वक्त कि जो भी हमारे डिफरेंट रिलीजन हैं वो अपना डिफरेंट लॉ जो है वो आपका क्या बोलते हैं पास कर सकते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। अब क्या था बेसिकली कि क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1859, क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1859 के अंतर्गत लिखा गया था कि जो हमारा नॉन इंटरफेरेंस किया जाना चाहिए पर्सनल लॉज के अंदर, ठीक है। मतलब कि पर्सनल लॉ में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसके लिए कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं बनेगा। जितने भी हमारे धर्म हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से कानून जो है वो अपना बना सकते हैं, ठीक है। बिल ये क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या बोलते हैं BN राव कमेटी 1941 के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा फॉर्म हुआ था कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे, और क्यों हुआ था, ताकि हिंदू लॉ को कोडिफाई किया जा सके। व्हाट इज कोडिफिकेशंस, हिंदू लॉ में सेक्शंस डाला जा सके, उसको कोडिफाई किया जा सके, इसके लिए हमारे BN राव कमेटी 1941 का हमारा क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन किया गया था, ठीक है। सो दैट वाज वन न्यूज। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारा बात करती है अबाउट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल ऑफ 2020
4। अब पूछोगे मैम ये क्या है, इससे कोई नहीं रुका है, हमें पता है कि कितना ज़्यादा जो हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कितना ज़्यादा अनफेयर मीन्स का प्रैक्टिस किया जाता है, वेदर बी द गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन और इट बी द हमारा ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट क्या बोलते हैं हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन मतलब कि एंट्री, लाइक एम्स में अभी हमने सुना बहुत हल्ला हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर सेंटर को सेट किया गया था, फलान धमाक, ये सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो उसी को लेके या फिर कितनी बार होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपना एग्जाम देके बाहर निकलते हैं एंड देन अनाउंसमेंट होता है कि भाई पेपर तो कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर जो था पेपर वो हमारा लीक हो गया था। अब समझो कि कोई बच्चा जो अपने लास्ट ईयर ऑफ अटेम्प्ट में हो उनके लिए कितना ज़्यादा ये परेशानी की बात हो जाती है या कितना ज़्यादा ये एक स्टूडेंट को तोड़ता है अंदर से, जो आपके सच में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके। तो उन्हीं के संदर्भ में हमारा एक जो हमारा क्या कौन सा बिल पास किया गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, और हम लोग थोड़ा इसके बारे में अब यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, जो आपके क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, याद रखना बिल का पूरा नाम, इट इज इंपॉर्टेंट, पब्लिक क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ये मीन्स बिल 2024, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अबाउट द बिल। देखो बिल का जो आपका सेक्शन है 27, ठीक है, वो डिफाइन करता है पब्लिक एग्जामिनेशन को। ये 2 के बोलता है कि हम पब्लिक एग्जामिनेशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है। कौन सी अथॉरिटी, पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो वैसे एग्जाम को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन। और इसीलिए ये जो बिल है वो आपका अनफेयर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स को हटाने के लिए फ्रॉम द पब्लिक एग्जामिनेशन हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, हाँ बस इसमें इतना ही था, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मैम इलेक्टोरल बॉन्ड को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, लेकिन मैम इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो होता क्या है। बिफोर वी स्टार्ट अप विद द टॉपिक, मैं आपको हल्का सा एक माइंड मैपिंग दे दूं इसके लिए। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करके ही कोई भी जो इंसान है वो पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो एक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो बेसिकली वो कोई हमारी कोई बिजनेस तो नहीं रन कर रही, वो है ना, वो कोई कोका कोला की कंपनी नहीं खोल के बैठा है, ना ही उनके पास कुरकुरे की कंपनी है, ना ही दे आर हैविंग अ कॉस्मेटिक ब्रांड्स, दे आर हैविंग सो, बट दे ऑल्सो नीड सम मनी, ताकि उनका जो कार्यकाल है, ताकि उनका जो आपका ऑफिशियल सर्विसेज है वो आपका हो पाए, है ना। इलेक्शंस इतने लड़े जाते हैं, इतना ज़्यादा आपका रोड शो किया जाता है, उस पे हमारे पैसे खर्च होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सब कहाँ से आता है, जो कैंपेनिंग होती है आपकी, जो आपका एडवर्टीजमेंट लगता है पार्टीज के बारे में, इन सब में पैसे लगते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आता कहाँ से है, तो वो जो था वो पब्लिक कंट्रीब्यूशन से, पब्लिक डोनेशन से आता है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड को हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर आप क्या कर सकते थे कि आपको आपकी जो भी मनपसंद पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, आप उस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप उस पार्टी को डोनेशन दे सकते थे। अब इस पार्टी का क्या सीन था मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि मुझे कोई आपकी XYZ जो मेरा पॉलिटिकल पार्टी है वो मुझे पसंद है, मुझे वहां पे कंट्रीब्यूशन देना है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उसके माध्यम से मैं वहां पे डोनेशन करूंगी। सबसे पहली चीज ये आ गई। सेकेंड चीज मेरी ये आ गई कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ठीक है, उसको मैं जाके SBI के ऑफिस से लूंगी। मतलब क्या हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बस मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही परचेज किया जा सकता था। वहां पे जाके आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हो जी, इलेक्टोरल बॉन्ड बन जाता है, फिर आप जाके उसे इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने मनपसंद पार्टी के पार्टी ऑफिस में जाके आप सबमिट कर देते हो। पार्टी जाता है 15 दिन के अंदर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को SBI में सबमिट करता है, आपका अकाउंट वहां पे अटैच होता है, वहां से पैसा निकल के पार्टी के फंड में डोनेशन हो जाता है आपके अकाउंट से। इसी के लिए मेरा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब थोड़ा और डिटेल, आई थिंक कि आपको अभी तक मिल गया होगा इन्फॉर्मेशन कि हमें भी किसके बारे में पढ़ना है। तो नाउ वी विल सी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो हमारा क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी अब हम लोग माइंड मैप्स के थ्रू करते हैं। देखो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, व्हेन वी टॉक अबाउट EBS, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अब क्या बोला इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो आपका वायलेट कर रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। किसके अंदर? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट किया जा रहा है बाय द यूसेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला while delivering the judgment by making electoral bond unconstitutional, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो बेसिकली आपका इन्फ्रिंज करता है प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो तुम जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को क्या करता है, हमारा वॉयलेट करता है। क्यों करता है समझो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर कौन डोनेशन कर रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, है ना। तो पार्टी को पैसा कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चल पा रहा था, आरटीआई के अगेंस्ट था कि आरटीआई में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, है ना। तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो पब्लिक आल्सो वांट्स टू नो एंड पब्लिक इज हैविंग द राइट टू नो कि जो उनके जो फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वो पैसे ला रही हैं अपनी पार्टी फंड में वो कहाँ से ला रही हैं। इसी के संदर्भ में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है मतलब जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो मेरा प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन को भी क्या करता है, वॉयलेट करता है, ठीक है। उसके बाद एससी ने क्वॉश कर दिया एक अमेंडमेंट जो हमारा बनाया गया था अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड ये क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट विच मेड दैट ये विच मेड डोनेशन अनोनिमस, ठीक है। यहाँ पे क्या था इनकम टैक्स के अंदर और हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के भी अंदर हमारा एक अमेंडमेंट करके एक सेगमेंट डाल दिया जहां पे ये बोला गया कि कोई अनोनिमस डोनर भी हो सकता है पैसे का। अब ऐसा क्यों बोला गया, इसके बारे में सरकार ने ये रीजनिंग दी थी कि अगर मानो डोनर के बारे में पता चल गया तो जो राइवल पॉलिटिकल पार्टी है वो उस डोनर को लाइफ थ्रेट पहुंचा सकती है, किसी तरीके का उसको उस डोनर को खतरा हो सकता है। तो उस रिस्पेक्ट में सेव करने के लिए ताकि वो जो डोनर है उसको कोई खतरा ना हो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या था अनोनिमस डोनेशन का हमारा जो क्लॉज है उसको डाला गया था। उस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, क्वॉश ऑन, दैट इज वॉइड डिक्लेयर कर दिया, दैट इज हमारा इनवैलिड हमारा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 13B जो है वो आपका बोलता है मैंडेट करता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन अबव 20,000 रुपीज, है ना। इनकम टैक्स का जो हमारा सेक्शन आ गया आपका 13 सब क्लॉज बी वो साफ साफ यही बोलता है कि देखो जी अगर 20,000 से ऊपर का डोनेशन किया गया है ना तो उस कंट्रीब्यूशन को आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट का 2017 क्या बोल रहा है, एग्जेंट इलेक्टोरल बॉन्ड रिकॉर्ड कीपिंग, सुप्रीम कोर्ट ये स्ट्रक डाउन दिस अमेंडमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका फाइनेंस एक्ट 2017 निकाला गया था, उसके अंदर क्या बोला गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा कि कौन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन कर रहा है। इस प्रोविजन को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नाउ उसके बाद कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 182 ये रिस्ट्रिक्ट करता है कोऑपरेट डोनेशन imposing 7.5% of cap of average profit preceding 3 fiscal year and disclosure requirement। मतलब क्या बोला है समझो, यहाँ पे ये बोला है कि अगर किसी कंपनी को आपका क्या बोलते हैं, अगर किसी कॉर्पोरेशन को अगर डोनेशन करना है पॉलिटिकल पार्टी में तो वो जो उसको उस कंपनी को जो लास्ट 3 इयर्स में क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, उस प्रॉफिट का 7.5% अमाउंट जो है वहीं बस जो आपकी एक कोऑपरेट कंपनी है वो आपकी डोनेट कर सकती है, नहीं तो उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकती है। और जब कंपनी ये डोनेशन करेगी तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने किस पार्टी को कितना डोनेशन जो है वो आपका प्रोवाइड किया है, ये हमारा कंपनीज एक्ट सेक्शन 182 बोलता है, ठीक है। अब थोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना वो आपका काम करता है एज अ प्रॉमिसरी नोट। व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। देखो बाय दैट नोट आई प्रॉमिस यू टू पे द मनी, ये जो प्रॉमिसरी देखो बेसिकली होता क्या है, लेट मी सी कि ठीक है फाइन। देखो यहाँ पे बेसिकली आपका होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमारा होता है कि जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक आपका शीट में होता है,
यहाँ पे आपका SBI का टैग दिया होता है, फिर यहाँ पे आई हियर बाय कॉन्ट्रीब्यूट दिस मच टू द टू दिस। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा होता है कि जो डोनेशन है वो एबीसी पार्टी को एबीसी पॉलिटिकल पार्टी को जारी है या फिर डीसीई पार्टी को जारी है या फिर एक्सवाईजी पार्टी को जारी है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा प्रॉमिसरी नोट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, सो अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक्ट करता है एज अ प्रॉमिसरी नोट। एसबीआई का यहाँ पे टैग रहता है आई हियर बाय डिक्लेयर टू पे दिस मच टू दिस पार्टी, और फिर यहाँ पे बंदे का साइन हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, सो अब क्या करता है जो आपका डोनर है वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके जाएगा और जाके वो पार्टी ऑफिस में सबमिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और ट्विस्ट था। यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा नहीं होता है। तो अगर मानो कि मैंने ये बॉन्ड बनवाया किसी आपके एबीसी पार्टी के लिए, ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं बॉन्ड लेके जा रही थी और जो इसकी राइवल पार्टी थी, मान लो XYZ पॉलिटिकल पार्टी, इसको पता चला कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड लेके जा रही हूँ, तो इन्होंने मुझे रास्ते में घेरा और मेरे से इलेक्टोरल बॉन्ड को जो छीन लिया और जाके अब XYZ पार्टी ने मेरा इलेक्टोरल बॉन्ड जाके डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। तो पैसे जो हैं वो XYZ पार्टी को मिलेंगे, ना कि ABC पॉलिटिकल पार्टी को। क्योंकि नाम मेंशन नहीं होता, ये भी हमारा थोड़ा सा एक शॉर्टकमिंग था। सो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ प्रॉमिसरी नोट, ये एक प्रॉमिसरी नोट जैसा काम करता है। कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन, जितने भी कोई भी हमारे इंडियन सिटीजन है या हमारी कंपनी है, तो वो आपका क्या बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती है। कहाँ से करेंगी? फ्रॉम द सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ SBI। अब मैंने बोला यहाँ पे आपको एक चीज की फ्रॉम द सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ SBI में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप सोचोगे मैम इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि किसी भी SBI ब्रांच में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेल नहीं होंगे। जो आपके सेलेक्टेड SBI ब्रांच है, जिनको आपकी अथॉरिटी दी गई है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल करे, बस उन्हीं के आपके बस वहीं पे आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आप इशू करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आपका 2018 में इंक्रीज किया था। फर्स्ट टाइम इट वाज अनाउंस्ड इन 2017 बजट, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो अनाउंसमेंट की गई थी वो आपकी पहली बार 2017 में की गई थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस जो है आपका 218 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड को हमने कब इशू किया? तो बॉन्ड को जो इशू किया वो कितने अमाउंट में किया? तो आप जो बॉन्ड है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1000 का भी डोनेशन दे सकते हो, 10,000 का भी डोनेशन दे सकते हो, 10 लाख तक का भी दे सकते हो, और 1 करोड़ तक का भी डोनेशन जो है वो आपका दिया जा सकता है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो डोनेशन है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दी जाएगी? तो डोनेशन जो है वो किसी भी आपकी एलिजिबल पार्टी जो है उसको आप डोनेट कर सकते हो बाय अवेलेबल परचेज फॉर 10 डेज एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। और ये जो बॉन्ड जो होता है वो आपका अवेलेबल होता है टू परचेज फ्रॉम द SBI बैंक, जो आपकी जिन SBI के पास आपकी अथॉरिटी है इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल करने के लिए। तो आप इसको कब तक खरीद सकते हो? तो आप इसको परचेज कर सकते हो 10 दिन के अंदर। कब? बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, जब भी आपका बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा उसके स्टार्टिंग के 10 दिन में जो SBI है जिसको अथॉरिटी है इलेक्टोरल बॉन्ड की, वहां से आप खरीद के अपने क्या बोलते हैं अपने प्रेफरेबल पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में आप डोनेट कर सकते हो, उससे आप डोनेशन उनको दे सकते थे। ठीक है, रिसीवर जो है वो आपका इन कैश कैसे करेगा? जैसे मैंने को बताया था कि जाके बॉन्ड को वो सबमिट करेगा बैंक में, आपने जाके पार्टी ऑफिस में अपना जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको डोनेट कर दिया। अब पार्टी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके जाएगी, कहाँ जाएगी? क्या बोलते हैं वही आपकी जो क्या बोलते हैं SBI का ब्रांच है वहां पे जाएगा, आपकी क्या बोलते हैं आपका इलेक्टोरल बॉन्ड वहां पे सबमिट किया जाएगा, जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि रिसीवर जो है वो इन कैश करवा सकता है फ्रॉम द रिसीवर्स इन क्या बोलते हैं वेरीफाइड इन कैश फ्रॉम द रिसीवर्स वेरीफाइड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या कितने दिन की हमारा जो बॉन्ड है वो कितने दिन तक हमारा वैलिड रहता है? तो मानो कि अगर मैंने आपको 1 जैन को
बॉन्ड जो है वो लाके दिया, तो आप इसको 15th ऑफ जैन, या मान लो आपने बस 15 डेज तक ये बॉन्ड जो है वो मेरा क्या रहेगा, वैलिडेट रहेगा। तो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यही है हमारी वैलिडिटी ऑफ द बॉन्ड। सो आई होप आई एम क्लियर विथ दिस थिंग एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी पार्टी जो है वो हमारी एलिजिबल होती है किस चीज के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का डोनेशन जो है वो आपका लेने के लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी पार्टी जिसने अपने आप को सेक्शन 24A ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ होगा एंड जिन्होंने आपका 1% वोट जो है वो सिक्योर किया होगा इन द मोस्ट रिसेंट जनरल असेंबली, तो वो हमारी एलिजिबल हैं और आप उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप डोनेशन जो है वो आप ग्रांट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए या नहीं आई होगी। ठीक है, उसके बाद नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया यूएई साइंड 8 पैक्ट्स। ठीक है, नाउ देखते हैं क्या की हाईलाइट ऑफ द पैक्ट क्या है। की हाईलाइट ऑफ द पैक्ट है कि डील टू डेवलप इंडियाज मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया और दुबई के बीच में हमारा क्या साइन हुआ है, यूएई के बीच में हमारा क्या साइन हुआ है कि इनको इंडिया और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है वो आपका बनाना है। यूपीआई जो है वो आपका कनेक्टेड होगा वाया अनी। ठीक है, यूपीआई इंडिया का आपका प्लेटफॉर्म है ना, अनी जो है वो आपका दुबई का पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो यूपीआई को कनेक्ट कर दिया अब आनी से। ठीक है, कि इससे फायदा क्या हुआ कि अब हमें यूएई की करेंसी में ना डील करके हम अपना भी जो हमारा जो रुपए है उससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूएई जो है वो आपका फर्स्ट ट्रेडिशनल स्टोन टेम्पल को भी इनॉग्रेट किया गया। लेट्स रीड अबाउट दिस। ठीक है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया यूएई का फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल, जो आपका इन्वेस्ट किया गया है, जो आपका किसने इन्विजन किया था, इन्विजन किया था प्रमुख स्वामी महाराज ने। ठीक है, और ये क्या है, ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं बैप्स संस्था के। इन 1997 इनका इन्विजन था कि यूएई में भी एक मंदिर बनाया जाएगा। तो फाइनली उस मंदिर का इनॉग्रेशन जो है वो हमारा हो चुका है। क्राउन प्रिंस जो हैं ये धाबी के, दैट इज शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, ये नहान, इन्होंने आपका 28 एकर्स का लैंड जो है वो आपका डोनेट किया था। ये लैंड कहाँ पे डोनेटेड था, तो अबू मीर ये क्या बोलते हैं, मेर खान। ठीक है, तो ये हमारा आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि जहाँ पे आपका टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया गया है उस जगह का नाम क्या था। तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। नाउ मूविंग फर्दर, अब जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया है इस टेम्पल का, इस कंस्ट्रक्शन में कोई भी मेटल या कोई भी फ्लाई एशेस का यूज नहीं किया गया है। उसके बाद जो ये बिल्डिंग का है, ठीक है, ये बिल्ड यूजिंग हैंड पिंक राजस्थान सैंडस्टोन। मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या आपका मटेरियल जो है वो यूज हुआ है, तो पहले क्या है आपका ये हैंड क्राफ्ट पिंक राजस्थान सैंडलवुड एंड हमारा व्हाइट इटालियन मार्बल का हमारा इस्तेमाल किया गया है ये टेम्पल को बनाने के लिए। नाउ फीचर्स ऑफ द टेम्पल क्या है, फीचर्स ऑफ द टेम्पल हमारा ये है कि 7 सिंबॉलिक स्पायर्स है यहाँ पे, उसके बाद 5 लार्ज डोम्स है, 2 मिनारेट्स है, उसके बाद प्रेयर हॉल है एक, उसके बाद एग्जीबिशन गैलरी है, लर्निंग एरिया फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ एक्टिविस्ट। ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा फीचर्स ऑफ द टेम्पल है जो टेम्पल ने कंटेन कर रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि 7 स्पायर्स जो है वो आपके टेम्पल में क्या बोलते हैं, टेम्पल में है। तो ये जो 7 स्पायर्स है वो आपके 7 क्या बोलते हैं, इमरेट ऑफ यूएई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस टेम्पल में कौन कौन से डाइटीज हैं, कौन कौन से भगवान हैं, तो लॉर्ड राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, लॉर्ड शिवा, क्या बोलते हैं, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, लॉर्ड जगन्नाथ, राधा कृष्णा एंड बालाजी एंड पद्मावती की हमारी तस्वीरें हैं जो इस टेम्पल में रखी गई हैं। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद द लास्ट टॉपिक एज वेल। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट दी एग्जीक्यूशन बाय नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। ठीक है, मतलब क्या है, जनरली हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या, एग्जीक्यूशन मतलब क्या कि जो आपका कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट दी जाती है, इसका एक बहुत ही वेरियस फॉर्मेट है। वेरियस वेज में आपकी डिफरेंट जो हमारा दुनिया है, डिफरेंट कोनों में दुनिया की हमारी पनिशमेंट जो है वो दी जाती है।
ठीक है, जैसे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, फांसी के फंदे से टांग देते हैं बंदे को जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये हमारा कैपिटल पनिशमेंट का क्या बोलते हैं प्रेफरेबल स्टांस है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो उसी के रिस्पेक्ट में अभी हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, केनेथ स्मिथ जो है वो आपके, इनको कॉन्विक्ट किया गया है, इनको दोषी पाया गया, जो इन्होंने एक मर्डर किया था 1988 में। ठीक है, तो इनका जो आपका एग्जीक्यूशन दिया गया, इनका जो आपका डेथ पेनल्टी जो आपका एग्जीक्यूट किया गया, वो आपका किया गया था बाय यूजिंग दी नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। यहाँ पे क्या हुआ कि बंदे को ना ही फांसी दे के मारा गया, ना ही इसको करंट दे के मारा गया, है ना ही कोई और मेथड यूज किया गया। इस पे आपका यूज किया गया क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन हाइपोक्सिया जो है वो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिंक्ड विद द मर्डर ऑफ, अभी इन्होंने किसको मारा था, 45 ईयर ओल्ड एलिजाबेथ सेनेट को ये का मर्डर का इन पे इल्जाम था, जो कि इन्होंने मार्च 1988 में किया था। तो इन्हीं के मर्डर के लिंक में हमारे जो केनेथ स्मिथ हैं उनको आपका नाइट्रोजन ये हाइपोक्सिया यूज करके डेथ पेनल्टी जो है वो आपकी ग्रांट की गई थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया जो है वो एक तरीके का हमारा एस्फिक्सिएशन है। एस्फिक्सिएशन बेसिकली क्या होता है, जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है एंड सांस की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो वेयर द ऑक्सीजन इज डिप्राइव्ड, मतलब ये एस्फिक्सिएशन का बेसिकली मेरा मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने उस ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन से क्या कर दिया, ऑक्सीजन से डिप्राइव कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया, प्योर नाइट्रोजन को क्या कर लिया, आपका इनहेल कर लिया, एंड इट स्क्वीजेस आउट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ये सिस्टम। जैसे ही आपने प्योर नाइट्रोजन को इनटेक किया, वैसे ही आपके बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन थी सबको इस नाइट्रोजन ने क्या किया, स्क्वीज करके बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेते के तकलीफ के चक्कर में क्या हो जाएगा, आपकी जब डेथ हो जाएगी, तो वो ये प्रोसेस हमारा यूज किया जाता है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के थ्रू, जब आपको प्योर नाइट्रोजन जो है वो आपको दिया जाता है। अब ये आपका प्रोसेस क्या होता है कि भाई देखो, आपको ना एक रेस्पिरेटरी मास्क लगाया जाएगा एंड आपको एक कैनिस्टर ऑफ प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन उसके थ्रू आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा प्रोसेस है ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ पर्सन बाय नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन हाइपोक्सिया की हमारी ये क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी क्या हुई, कंट्रोवर्सी ये हुई कि जो स्मिथ का जो एग्जीक्यूशन है, स्मिथ का जो डेथ पेनल्टी है वो 22 मिनट्स तक चला। जनरली क्या होता है, कुछ सेकंड्स या 1-2 मिनट की बात होती है एंड बंदे को आपका फांसी में वो उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे एक बंदा तड़पा आपके मरने के पहले तक, है ना? तो ये कंट्रोवर्सी आई कि भाई ये जो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया जो आपने यूज़ किया है एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, ये तो बिल्कुल ही फेलियर साबित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसने 22 मिनट लिया, जो काम मैक्सिमम कुछ सेकंड्स का या 1 या 2 मिनट का होता है मैक्सिमम, वहाँ पे एक बंदा जो है वो 22 मिनट तक ऑक्सीजन की कमी से तड़पा और उसके बाद उसकी जो है वो आपकी डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। देखो, इंडिया में बहुत बार ऐसी चर्चाएं उठी हैं जहां पे ये बातें की गई हैं कि भाई क्या करते हैं ना कि जो आपका एग्जीक्यूशन है उसको, मतलब लाइफ क्या बोलते हैं, आपका हैंग टिल डेथ का जो प्रोविजन है उसको हटा देते हैं। क्यों? लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आज भी हमारे यहाँ पे जो कैपिटल पनिशमेंट है वो हमारा लीगल है ना? मतलब कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दिया जाता है, लेकिन जब दिया जाता है तो ओनली इन सर्टेन काइंड ऑफ हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम का मतलब मैं बोलूँगी आपको, जो आपका डेथ पनिशमेंट है वो हमारा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हमारा जो डेथ पेनल्टी है वो हमारे देश में दिया जाता है। ठीक है, और ये हमारा प्रिस्क्राइब कहाँ है? आईपीसी के अंदर एंड और भी जो हमारे कुछ स्पेशल लॉज हैं उसके अंदर हमारा जो डेथ पेनल्टी है वहां पे हमारा प्रिस्क्राइब किया गया है।
ठीक है। आर्टिकल 72 के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास पावर है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं या वो सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, मतलब जो बंदे का जो आपको मान लो डेथ पेनल्टी है तो डेथ पेनल्टी को माफ भी कर सकते हैं, जो पेनल्टी का जो पनिशमेंट है उसको ये कम भी कर सकते हैं, लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट और समथिंग, आपके पनिशमेंट को आपका ये क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा अप्लाई, ये क्या बोलते हैं, इन रिलेशन विथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, दैट इज CAA, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा CAA पे ये न्यूज जो है हमारा बेस्ड है। अब क्या हुआ है यहाँ पे समझो, CAA रूल्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मतलब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत कौन लोगों को नागरिकता दी जाएगी इंडिया में, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो हम अमित शाह हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका होम मिनिस्टर ये क्या का पोस्ट जो संभालते हैं, उन्होंने रूल्स नोटिफाई किए हैं फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब वो रूल्स क्या हैं, यहाँ पे ये था कि कोई भी जो हमारा क्या बोलते हैं रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन को, उनको नागरिकता दी जाएगी। जो आपके हिंदू हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, पारसी रिफ्यूजीज हैं, जो कि कहाँ पे हैं, जो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में हैं, और उनपे अगर आपका कोई ताड़नाएं की जा रही हैं, अट्रॉसिटी किया जा रहा है, तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत नागरिकता देने की बात करी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कंडीशंस इंप्लाइड है। कंडीशंस क्या इंप्लाइड है कि कोई भी हमारा हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन एंड पारसी रिफ्यूजीज जो हैं, अगर उन्होंने इंडिया की टेरिटरी दिसंबर 31 2000 क्या बोलते हैं बिफोर और ऑन आपका ये 2014, ठीक है, 2014, ठीक है, who came to India before or on 31st December 2014 from where, from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, तो उनको परमिशन है कि उनको जो नागरिकता है ये क्या बोलते हैं CAA के अंदर इंडियन सिटीजनशिप उनको ग्रांट की जाएगी। अगेन याद रखना कंडीशंस क्या है, दिसंबर 31 2014, गलती से मेरे नोट्स में जो मैंने आपको सर्कुलेट किया होगा, एक बार प्लीज आप ये गलती को थोड़ा देख लें, दिस इज एक्चुअली अ ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद अब जो इनिशियल सिटीजनशिप रूल था उसमें क्या था, पहले समझो यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जो हमारा इनिशियल सिटीजनशिप रूल था, ठीक है, वो क्या था कि अगर किसी फॉरेनर को, अगर किसी आपके विदेशी नागरिक को जो आपके इंडिया की टेरिटरी में जिसका में रहेगी, जिसके पास नागरिकता नहीं है इंडिया की, है ना, मतलब जो आपकी इंडियन टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता है, दोज हु आर फॉरेन टू इंडियन लैंड, ठीक है, उनके लिए क्या था, आपका जो प्रोविजन था वो आपका टोटल प्रोविजन था कि 12 years for foreigners to stay, to take citizenship of India। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे कैच ये है बेसिकली कि हमारा 12 years एक क्या बोलते हैं किसी को, अब यहाँ पे क्या था कि पहले ये जो फॉरेनर है वो क्या करेगा, वो इंडिया में पहले 1 साल रहेगा प्लस 11 years का हमारा प्रोविजन था, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम ये हमारा 1 year क्या है, 1 year डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले प्रोविजन ये था कि अगर किसी फॉरेनर को आपका सिटीजनशिप चाहिए इंडिया का, तो उसको पूरा टोटल 12 साल रहना पड़ता। 12 साल कैसे, पहले वो 1 साल इंडिया में रहता, फिर वो एप्लीकेशन भेजता कि उसको नागरिकता चाहिए इंडिया में, एप्लीकेशन भेजने के बाद वो 11 महीने फिर कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रहेगा, उसके बाद दिस पर्सन ही यूज्ड टू गेट द नागरिकता ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाला हमारा इनिशियल रूल था,
ठीक है। अभी जो हमारा न्यू रूल है वो क्या आया हमारा, ये जो न्यू रूल है मैं आपको बता देती हूँ, न्यू रूल ऑफ CAA, ये बस हमारा एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल अपॉन किसके ऊपर, एप्लीकेबल अपॉन ओनली दोज सिटीजन, ओनली दोज, नॉट सिटीजन, ओनली दोज पीपल लिख देती हूँ, who entered India before or on 31st December 2014 from Bangladesh. It's not bank, it's Bangla, ठीक है, it's Bangladesh प्लस पाकिस्तान प्लस आपका क्या बोलते हैं अफगानिस्तान, ठीक है। अगर वो लोग यहाँ से आए हैं एंड इफ दे आर व्हाट, इफ दे आर पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, बौद्धिस्ट, ठीक है, हमारा ये क्या बोलते हैं हिंदी, क्या हो गया, सिख, ठीक है, हाँ, और अगर वो इन कम्युनिटी से बिलोंग आउट कर रहे हैं तब उनके लिए ये रूल का एप्लीकेशन, याद रखना कि ये जो न्यू रूल है CAA का, ये बस मेरा अप्लाई करता है उन लोगों पे जो लोग हमारे इंडिया एंटर हुए हैं, कब एंटर हुए हैं, 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस दिन तक, और जो हमारे जिनको चाहिए वो आपके या तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं या आपके पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आपके अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये कौन कौन से कम्युनिटी हैं, ये या तो आपके पारसी हैं, नहीं तो क्रिश्चियन है, नहीं तो हिंदू हैं, नहीं तो बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारी अप्लाई की है, ठीक है। तो ये है मेरा रूल ऑफ CAA, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि बंदे को 1 ईयर्स रहना पड़ेगा। 1 ईयर क्या आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, 1 ईयर क्या है आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद 5 ईयर्स आपका टोटल स्टे। उसके बाद आपको क्या ग्रांट कर दिया जाएगा, आपको नागरिकता जो है वो आपको ग्रांट कर दी जाएगी, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस सेगमेंट। तो ये न्यू रूल जो है ये बस इन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा फॉरेनर्स एक्ट के अंदर जो रूल था 1 + 11 ईयर्स का, वो सारे लोगों पे एप्लीकेबल है, मतलब वो रूल चेंज नहीं हुआ है, वो रूल में बस आपका एडिशन किया गया था ताकि इन लोगों को नागरिकता जो है वो ग्रांट की जाए। और ये जो न्यू रूल आया है 1 + 5 ईयर्स का, ये बस इन्हीं लोगों पे अप्लाई करता है, किसी और फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं करता है, इवन उन लोगों पे भी अप्लाई नहीं करता है जो आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं आफ्टर 31 दिसंबर 2014, उन पे भी हमारा 1 + 11 ईयर्स वाला जो रूल है वो हमारा अप्लाई करता है। सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि इनिशियल रूल क्या था हमारा कि 1 + 11 ईयर्स में, दैट इज टोटल ऑफ 12 ईयर्स में क्या होता था, नागरिकता जो है मतलब कि एक किसी फॉरेनर को इंडिया की नागरिकता दैट इज सिटीजनशिप जो है वो दी जाती थी, ठीक है। अब जो हमारा आ गया है उसमें क्या है कि एप्लीकेशन है फ्रॉम द ये क्या बोलते हैं, अब द अबव मेंशन इज द, देखो यहाँ पे क्या है कि अब हमें, अब जो प्रेजेंट रूल है वो क्या है हमारा 1 + 5 ईयर्स का। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस रिस्पेक्ट। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर देखते हैं यहाँ पे। अब देखो न्यू रूल क्या है, मैंने आपको बता दिया 1 + 5 ईयर का जो आपका क्राइटेरिया है वो आपका ये क्या बोलते हैं अवेलेबल है, किन किन के लिए अवेलेबल है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है अभी जस्ट प्रीवियस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ जो मेरी नागरिकता है, जो मेरा सिटीजनशिप है वो कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ जो मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 है उसके पार्ट 2 में, दैट इज आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए पार्ट 2, that is article 5 to article 11,
मेरा क्या मेंशन है, मेरा सिटीजनशिप जो है वो मेरा मेंशन किया हुआ है, उसके प्रोविजंस जो हैं वो सारे हमारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे संविधान में कहीं भी जो शब्द है सिटीजन वो हमारा कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स रीड अबाउट इट। सिटीजनशिप जो है वो आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है हमारा, और ये हमारा एक एक्सक्लूसिव राइट है जो पार्लियामेंट को दिया हुआ है। मतलब पार्लियामेंट तय कर सकता है कि किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नागरिकता नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे है कि ये एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द पार्लियामेंट है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड है मेरा सिटीजनशिप, ये मेरा कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 5 जो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 to 11 दैट इज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरा क्या बोलते हैं कंटेन करता है प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ये हमारा फोर्स में कब आया था। देखो यहाँ पे भी एक चीज है, हमारा जो संविधान है वो लागू कब से किया गया, वो हमारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से, है ना। लेकिन हमारा जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट कर लिया था, वो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। सो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, उसी दिन से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रावधान था जो कि हमारा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, जहां पे नागरिकता की बात की गई थी, जहां पे सिटीजनशिप की बात की गई थी, उसका एप्लीकेशन मेरा क्या बोलते हैं 26 नवंबर 1949 से ही कर दिया गया था। सो आई होप आई एम क्लियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट गाइस। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, अब रूल्स क्या है CAA के अंदर। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट द रूल्स। अब ये रूल्स ऑफ CAA। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको आपका 6 टाइप का जो डॉक्यूमेंट है वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट इज जो आपका जिन लोगों ने भी आपका CAA के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको अपना 6 डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शोकेस करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। पहला क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ पे उनका जन्म हुआ है तो उनका जन्म कब हुआ है वो सर्टिफिकेट, उनका टेनेंसी रिकॉर्ड, मतलब जहाँ पे वो रहे हैं, अगर वो आपके रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैं या अगर वो आपके पाकिस्तान के हैं या अफगानिस्तान के हैं, तो वहां पे जो उनके रहने का जो प्रूफ है, टेनेंसी रिकॉर्ड जो है, उनको ये शोकेस करना पड़ेगा। प्लस आइडेंटिटी पेपर शो करना पड़ेगा, या कोई भी लाइसेंस हो गया या एजुकेशन आपका ये सर्टिफिकेट। ठीक है, लाइसेंस और एजुकेशन जो आपके इशू किया गया हो ईदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा बांग्लादेश, तो उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि ये जो पेपर्स हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लस उनको एक ऐसा भी प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि उनका दिखा रहा है कि उनकी जो एंट्री हुई है इंडिया में वो आपका बिफोर और ऑन 31 दिसंबर 2014 के पहले हुई है। उनको ऐसा भी कोई आपका प्रूफ जो है वो उनको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। अब जो लोग हमारे कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो लोग इंडिया आए हैं उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनको वैलिड पासपोर्ट। हमें पता है कि तुम तारों के नीचे से आए हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों को कोई वैलिड पासपोर्ट जो है वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनको कोई वीजा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इनको ये भी नहीं दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी मेरे पास वीजा भी था, कोई जरूरत नहीं है, मत दिखाओ, हम तुम्हें देंगे नागरिकता। ठीक है, उसके बाद कोई इनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट, एक्चुअली शेड्यूल 8 जो है वो आपका एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगता है फॉरेनर से बिफोर ग्रांटिंग दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो उनको उस लैंग्वेज सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेनली उन्होंने बोला कि हाँ जी हमें हिंदी आती है, उन्होंने थोड़ा बहुत बोल बोल के दिखा दिया, उतना काफी है इनको नागरिकता देने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ एंट्री इन इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया आप एंटर हुए हो 31 दिसंबर 2014 के पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किन लोगों को आपका एंट्री मिलेगा, किन लोगों को CAA ग्रांट किया जाएगा जो आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आ रहे हैं,
इस चीज को लेके जो आपकी मेन पावर है वो सेंटर के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमल पावर दी गई है ताकि कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से ना ले ले, क्योंकि क्या बोलते हैं फिर क्या होगा, वो अपने उसको वोट राइट के लिए, मतलब कि पॉलिटिकल पर्पस का आपका यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात नहीं है। यहाँ पे सीएए इसीलिए आपका लागू किया गया है ताकि जो आपके क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं त्रिपित लोग हैं, जिन पे आपकी अट्रॉसिटीज की गई है, जिन पे आपकी ताड़नाएं की गई हैं इन कंट्रीज में, कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। कौन कौन सी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो इनके ऊपर जो ताड़नाएं की गई हैं ताकि वो इंडिया आ पाए वापस, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेड पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है, ज्यादा पावर नहीं है आपके क्या बोलते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को। नाउ exempt द मेंबर फ्रॉम 6 कम्युनिटीज फॉर एनी क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। अब ये जो हमारी 6 कम्युनिटीज है जो मैंने आपको बताया, हिंदू, सिक्स, ये क्या बोलते हैं हमारा जैन, बौद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन, ठीक है। इन 6 कम्युनिटीज को आपका क्या क्राइम, बेसिकली फॉरेनर्स एक्ट के अंदर ये क्या क्राइम हो जाएगा एंड पासपोर्ट एक्ट के अंदर क्या क्राइम होगा। अगर मानो कि ये कोई फेक पासपोर्ट लेके आए या ये पासपोर्ट लिए बिना ही इंडिया में एंट्री कर गए, है ना, या फिर इनका वीजा ये लेके ही ना आए हैं, या फिर इनका जो वीजा है वो एक्सपायर कर गया है लेकिन उसके बाद भी ये इंडिया में आपके फर्दर रह रहे हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। सिंपली बोला गया कि क्या बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप पासपोर्ट लेके नहीं आए हो या फर्जी पासपोर्ट लेके आए हो या आपका पासपोर्ट जो है वो आपका जो वीजा है वो आपका एक्सपायर कर गया है या फिर आप वीजा भी लेके नहीं आए थे, समझ में आया, और उसके बावजूद भी अगर आप इंडिया में रह रहे हो और अगर आपकी एंट्री 31 दिसंबर 2014 के पहले हुई है तो जी इंडियन गवर्नमेंट आपको माफ करती है, आपको कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विथ दिस सेगमेंट ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है हमें देखना है, यहाँ पे जो CAA है, ठीक है, यहाँ पे जो CAA है, ठीक है, वो आपका स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, मतलब जो CAA है वो आपका ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड नहीं करेगा, ट्राइबल एरियाज को यहाँ से एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ CAA, ठीक है। सो ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा जो है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। असम जो है उसके कौन से एरिया को, उसका जो ट्राइबल एरिया है कार्बी ये एंगलोंग, उसको आपका एग्जेम्प्ट रखा गया है, CA यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। मेघालय का जो गारो हिल्स है वहां पे आपका CAA का एप्लीकेशन नहीं होगा। मिजोरम जो है, जो आपका चकमा ये क्या बोलते हैं चमका डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे भी हमारा CAA का एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा। देन त्रिपुरा हो गया, वहां पे भी उसका जो ट्राइबल एरिया है वहां पे भी हमारा CAA का एप्लीकेशन जो है वो हमारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर पार्ट 1 एंड दीज आर द MIT फ्रॉम जनवरी 2024 टू सितंबर 2024 का जितना ही मुझे अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, मेनली आई थिंक मैंने जनवरी अभी कवर किया है। सो आई होप कि आपको ये सेशन काफी इंसाइटफुल लगा हो। इसका पार्ट 2 कल तक मैक्सिमम जो है वो आपका डल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस एंड अगेन मैं इसी माइंड मैप फॉर्मेट में मैं अपना दूसरा मैराथन सीरीज भी लेके आ रही हूँ जो आपका मंथ वाइज कोलाइड रहेगा। ओके गाइज, till then bye, take care and study hard and I hope that you find this video insightful for yourself. Thank you.